नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यूजीसी नेट के रिज़ल्ट आ चुके हैं और उसमें से बहुत से बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई भी किया है और बहुत सारे लोगों का नेट भी क्लियर हुआ है। चूँकि इस वर्ष जो है परीक्षा जो है री एग्ज़ाम हुई थी और साथ ही यह 2 शिफ्ट में हुई थी, इस कारण से आपका रिज़ल्ट जो है परसेंटाइल में आया है, न कि परसेंटेज में। और इस बार का कट ऑफ बहुत हाई भी गया है। इसका कारण यह है कि आप सबको यूट्यूब पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इस कारण से बच्चे जो है अब ज़्यादा जागरूक हैं और साथ ही कड़ी मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार जो आपके यूजीसी नेट हिंदी के जो 99.91 परसेंटाइल लेकर जो टॉपर बच्चा हुआ है उसके आए हैं 208 नंबर और साथ ही वह जो है हिंदी साहित्य के यंगेस्ट कैंडिडेट में से है। 21 वर्ष की उम्र में उसने प्रथम प्रयास में ही अपनी जेआरएफ क्लियर की है। तो आज हम इस क्लास के अंत में बात करेंगे आपके इस टॉपर के स्ट्रैटेजी की, इन्होंने कौन सी बुक फॉलो की है और कैसे पढ़ाई की है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आज की यह क्लास जो है आपके यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करने की है। इसमें हम जानेंगे कि आपके प्रत्येक यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, आपको इनके लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, आदि चीज़ें हम इस आज की कक्षा में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इसके अंत तक, ताकि आप जो है एक सही रणनीति के माध्यम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और जल्दी से जल्दी सफलता पा सकें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पहला पेपर होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और यह सभी के लिए कॉमन होता है। जबकि पेपर 2 जो है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और इसमें 100 क्वेश्चन उस विषय से संबंधित पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपके 200 मार्क्स जो है निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित होते हैं और आपको कुल 3 घंटे का समय प्राप्त होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस के यूनिट 1 की, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यह क्लास जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। तो इस यूनिट में आपका आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्य भाषाएँ, उसका भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएँ, बोलियाँ, उसके विविध रूप, भाषिक स्वरूप, व्याकरण, संचार माध्यम, उसके कंप्यूटर और हिंदी का तकनीकी विकास, संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि। इसमें जो है आपकी संवैधानिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार और उपभाषाएं एवं बोलियां अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हैं। इस यूनिट से आपके नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए आप जो है हरदेव बहारी की पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण के लिए, दूसरी कामता प्रसाद द्विवेदी जी की आती हैं और तीसरी जो है भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक आती है। तो ये तीनों बुक में से कोई भी 2 जो है आप रिफ़र कर सकते हैं। बेसिकली आपको हरदेव बहारी या कामता प्रसाद द्विवेदी में से कोई भी एक बुक चूज़ करनी होती है। नॉर्मली हम हरदेव बहारी की बुक ही प्रेफर करते हैं। फिर आता है आपका यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन, इतिहास लेखन, काल विभाजन, नामकरण, आपके 4 काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल,
उसके बाद आधुनिक काल के बहुत सारे खंड हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारे। फिर गद्य खंड और काव्य खंड। तो काव्य खंड में आपकी कविताएं आती है जो कि आपकी यूनिट 5 है, और गद्य खंड में आपके उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएं जो है आती हैं, जो कि आपके क्रमशः यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 10 तक दी गई हैं। तो इस तरह से आपको यूनिट 2 को यूनिट 5 to 10 के साथ सिंक करके पढ़ना है, ताकि आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकें। चूँकि हमारे इस यूनिट 2 यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। तो इस कारण से हम इसको यूनिट नंबर 5 to 10 के साथ सिंक करके पढ़ते हैं। और इसके लिए आपके जो बुक लिस्ट है उसमें सबसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र की बुक हिंदी साहित्य के इतिहास की ही, और फिर तीसरा आप जो है 1 लाइनर एक बुक खरीद सकते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और इसके अलावा आप दृष्टि की नेट JRF की जो गाइड आती है उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली चैप्टर आपको पढ़नी होती है। अगर मैं इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आपके आदिकाल में से रासो, जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर इसके बाद भक्ति काल जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें भक्ति काल में आपको जो 4 शाखाएं हैं, सूरदास, तुलसीदास, सगुण, निर्गुण, कबीर और सूफी संप्रदाय, तो ये जो है आपको देखना है। और इसके अलावा रीतिकाल में बिहारी हो गए, घनानंद हो गए, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट कवि हैं जो कि आपके कविता वाले खंड में भी मेंशन्ड है। अर्थात जो आपका यूनिट 5 है हिंदी कविता, उसमें जो जो कवि या रचनाकार जो है मेंशन्ड है वो सारे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में थोड़े अच्छे से पढ़ने हैं, उनकी रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा आपका आधुनिक काल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इकाई 3 साहित्य शास्त्र की। इसमें आपको काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, साधारणीकरण, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स, इन सब के सिद्धांत पढ़ने होते हैं। और इसके लिए आप जो है दृष्टि की जो नेट JRF की बुक आती है उसको रिफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल की जो बुक आती है उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली 3 to 5 क्वेश्चन और कभी कभी 6 to 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर PYQs जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है आपकी इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपके भारतीय नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन, इसके पीछे क्या विचार रहे, फिर हिंदी में नवजागरण कैसे आया, भारतेंदु युग में किस प्रकार गद्य खंड का विकास हुआ, कौन कौन से साहित्य दर्शन रहे जैसे कि अंबेडकर दर्शन, गांधीवादी दर्शन, लोहिया दर्शन, फिर आपके जो पश्चिमी रचनाकार हैं उनके भी दर्शन आपको देखने मिलेंगे, जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, है ना, और दलित स्त्री विमर्श, ये सारी चीज़ें जो है इस वैचारिक पृष्ठभूमि में आप पढ़ेंगे, जिसमें आप ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य में साहित्य की रचना के पीछे कौन कौन सी विचारधाराएं जो है प्रभावी रहीं। इस यूनिट से आपके परीक्षा में प्रतिवर्ष 3 से 5 क्वेश्चन बनते ही हैं, और इसके लिए आप दृष्टि की बुक फॉलो करिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कुछ ऑनलाइन नोट्स भी पढ़ सकते हैं।
बाकी आपके टॉपर्स का कहना था कि आप जो है यूनिट 1 to 4 को दृष्टि की बुक से जो है जल्दी से कवर कर लीजिए और उसके बाद यूनिट 5 to 10 को आप जो है ऑनलाइन या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फ्री क्लासेस के माध्यम से, या जो ऑनलाइन वेबसाइट्स में उसके कंटेंट अवेलेबल हैं, यानी रचनाएं आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या बुक मंगा के भी पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे यूनिट 5 हिंदी कविता में, जिसमें कि आपको पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, विद्यापति की पदावलियाँ, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद, मीरा, इन सब की रचनाएं जो है देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके पद संख्या पहले से दिए गए हैं। और इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद यानी कि आपके छायावाद के 4 स्तंभ, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, है ना, और प्रसाद, तो इनके जो है प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा जो आपके दिनकर, नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और धूमिल, इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हो गई आपकी कविता की यूनिट। इसमें आप देखेंगे कि आपको कई रचनाकारों की एक से अधिक रचनाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि अज्ञेय की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। तो इस तरह से उनकी 5 रचनाएं हैं। इसी तरह नागार्जुन, है ना, और महादेवी वर्मा, उनकी भी आपको बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ आप इसमें याद रखिए कि इन्होंने सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचना है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, वो आपके सिलेबस में महादेवी वर्मा वाले सेक्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यूनिट 5 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सारी कविता तो पूरी नहीं पढ़ सकते। तो इस कारण से आप जो है टेलीग्राम चैनल से रीडिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन बुक भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसमें आपके शब्दों के अर्थ, जैसे कोई पंक्ति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है, वैसे ही रचना और रचनाकार का सुमेलित करने का पूछा जाता है। पंक्ति देकर पूछा जाता है कि यह किस कवि की पंक्ति है, फिर इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, या फिर पंक्ति का अर्थ बताइए। कालानुक्रम पूछ लिया जाता है और काव्य संग्रह कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, ये पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस यूनिट से एग्ज़ाम में बनते हैं। फिर आता है आपका यूनिट 6 हिंदी उपन्यास, जिसमें आपको पात्रों के नाम, पंक्तियाँ, उसकी भूमिका, समीक्षा, है ना, विषय वस्तु और प्रकाशन वर्ष, जन्म वर्ष और जो सुमेलित करने का होता है उपन्यास और उपन्यासकार, इन सब से क्वेश्चन जो है बनते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के साथ साथ जो आपके उपन्यासकार हैं उनके जन्म वर्ष भी लिख दिए हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायक होंगे। इसे आप जो है अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये सब जो है पूछे ही जाते हैं। मैंने क्या किया है कि यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 10 तक के सारे जो रचनाकार हैं उनके जन्म वर्ष और जितनी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष, ये सब जो है इसमें दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप जो है इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा और साथ ही इसको रिवाइज़ करते रहिए, जिससे कि आपको ये याद रहे। तो इस तरह आपके यूनिट 6 हिंदी उपन्यास में कुल 13 उपन्यास दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी। यह जो है निबंध के रूप में सबसे पहले लिखी गई थी, फिर बाद में इसे उपन्यास में शामिल कर लिया गया, और यह जो है सबसे
पहला उपन्यास है, यानी कि जब भी देवरानी जेठानी की कहानी आपके ऑप्शन में रहेगा या फिर पंडित गौरी दत्त आपके ऑप्शन में रहेंगे और आपको कालानुक्रम का के हिसाब से जमाना रहेगा, तो पंडित गौरी दत्त सबसे पहले आएंगे या फिर देवरानी जेठानी की कहानी सबसे पहले आएगी। तो इस तरह से आपको पहला और अंतिम, यानी कि आपके सिलेबस में या फिर आपका जो यूनिट है उसमें जो आपका पहला और अंतिम रचनाकार और रचनाएं हैं वो आपको पक्का से याद रखनी है, क्योंकि आपको यदि प्रकाशन वर्ष या जन्म वर्ष याद भी नहीं है फिर भी आपको ये तो याद है ना कि सबसे पहले कौन से रचनाकार या कौन सी रचनाएं सबसे पहले आती हैं, तो आप उसको सबसे पहले ही पायदान पर ला सकते हैं। या आपको सबसे अंतिम का पता है तो आप उसको सबसे अंतिम में रख सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपके हिंदी उपन्यास में जो सबसे पहला है वो है पंडित गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी, और सबसे लास्ट में है जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना। तो इस तरह आपको प्रकाशन वर्ष या जन्म वर्ष हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है आपका लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, जिसमें कि आपके 41 प्रकरण हैं। फिर है प्रेमचंद गोदान 1936। तो देखिए गोदान जो है कितना ही रिमार्केबल उपन्यास है, तो इस कारण से ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो 1936 ईस्वी, ये आप एकदम अंडरलाइन करके रखिए और इसे याद रखिए। फिर है अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी भाग 1, इसका दूसरा भाग भी है किंतु आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 बाणभट्ट की आत्मकथा। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में रचना दे करके पूछ लिया जाता है कि यह कौन सी विधा की रचना है, तो वैसे ही इसमें देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसके नाम में ही आत्मकथा है, तो बच्चे जो है क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है आत्मकथा है, जीवनी है या क्या है। लेकिन ये ना आत्मकथा है न जीवनी है, बल्कि ये एक उपन्यास है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसके बाद है आपका फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और यह प्रकाशित हुआ था 1954 ईस्वी में। फिर है यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी। तो देखिए श्री लाल शुक्ल जो है 31 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ है, जबकि कृष्णा सोबती इनका 18 फरवरी 1925 को जन्म हुआ है। तो ये दोनों अगर आपके ऑप्शन में हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको याद रखना है कि कृष्णा सोबती जी वो पहले आएंगी जन्म वर्ष के हिसाब से, उसके बाद श्री लाल शुक्ल जी आएंगे। और फिर है मन्नू भंडारी आपका बंटी, कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। तो इस तरह से जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं उन लेखकों के यहाँ पर कि मैंने क्रम लिखे हैं और रचनाओं के भी क्रम लिखे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन की संभावना है। तो यहाँ पर है भीष्म साहनी, उसके बाद अमृतलाल नागर, कृष्णा सोबती, फिर श्री लाल शुक्ल, फिर जगदीश चंद्र, फिर मन्नू भंडारी। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आ रहा है मन्नू भंडारी। जितने उपन्यासकार हैं उसमें सबसे अंतिम देखिए मन्नू भंडारी का नाम है, लेकिन रचनाओं में जो सबसे अंतिम आएगा वो है आपका ज़िंदगी नामा, जो कि आपके कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं अपने कॉमन सेंस से। तो राग दरबारी आएगा, फिर आपका बंटी, फिर मानस का हंस, फिर धरती धन्ना अपना, फिर तमस, फिर ज़िंदगी नामा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस यूनिट से आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 13 उपन्यास हैं जिसमें पात्रों के नाम, भूमिका, विषय वस्तु, प्रमुख पंक्तियाँ, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाशन वर्ष, जन्म वर्ष और सुमेलन के लिए भी प्रश्न बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके यूनिट 7 हिंदी कहानी की। ये जो है मैं आपको पढ़ा रही थी, लेकिन आप लोगों के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इस कारण से मैंने अभी इसको पूरा नहीं पढ़ाया है। तो आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जब इसमें व्यूज़ आने लगेंगे तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी।
यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है इस हिंदी कहानी के यूनिट को पूरा पढ़ाऊँ, तो आप जो है इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कम से कम इसमें जब 60 से ज़्यादा व्यू होंगे हर एक कहानी में, तब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो इसमें भी आप सबसे पहले और सबसे अंतिम को याद रखिए। पहला है आपका राजेंद्र बाला घोष 1882 ईस्वी। लेकिन अगर आप जन्म वर्ष और कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा माधवराव सप्रे 1871 ईस्वी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो है 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और यह आपकी प्रथम कहानी भी है। तो इस तरह से आपके सबसे पहले लेखक होंगे माधवराव सप्रे 1871 ईस्वी कहानी के मामले में, और पहली कहानी होगी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी। तो ये आप याद रखिए पहले वाले में। और अंतिम वाले के लिए आप याद रख सकते हैं ज्ञान रंजन 1936 ईस्वी कहानीकार के तौर पर। और अगर मैं कहानी की बात करूं तो उसमें आपका आएगा अमृतसर आ गया 1973 ईस्वी। तो ये तो हो गई आपके पहले और अंतिम रचनाकार या कहानीकार की बात और कहानी की बात। अब हम लाइन से सभी कहानियों को देख लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष की हैं चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का सबसे अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणेश्वर नाथ रेणु मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय गैंग्रीन रोज, और शेखर जोशी कोसी का घटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, और कृष्णा सोपती जी ने लिखा है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परशाई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा परिंदे। तो इस तरह से आपके इस यूनिट में मैंने जो है लेखकों और कहानियों का क्रम जो है अरेंज करके रखा है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। जैसे कहानियों में आपकी गैंग्रीन रोज़ कहानी 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, उसके बाद सिक्का बदल गया, फिर 1957 में 2 कहानियाँ हैं, राजा निर्बंसिया फिर चीफ की दावत। तो आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे राजा निर्बंसिया को पहले रखा है, फिर चीफ की दावत को रखा है। फिर 58 में है आपका कोसी का घटवार। फिर 1959 में आपकी 3 कहानियाँ हैं, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और परिंदे। तो देखिए तीसरी कसम और लाल पान की बेगम ये तो ठुमरी जो संग्रह है, कहानी संग्रह, उसमें प्रकाशित हुई थी, मतलब एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई हैं, एक साथ ही प्रकाशित हुई हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो है किसी को भी आगे पीछे ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यूजीसी नेट में एनटीए जो है इस तरह का क्वेश्चन देगा जिसमें ये दोनों जो है एक साथ ऑप्शन में अवेलेबल हों। फिर है आपकी परिंदे, ये भी 1959 में प्रकाशित हुई है। और फिर है पिता 1968 में, फिर इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, और अंतिम कहानी जो आपके सिलेबस में है वो है अमृतसर आ गया 1973। इसी तरह रचनाकारों में अज्ञेय हैं, फिर भीष्म साहनी, फिर फणीश्वर नाथ रेणु, फिर हरिशंकर परसाई, फिर सोपती कृष्णा सोपती जी, फिर निर्मल वर्मा, फिर शेखर जोशी, फिर कमलेश्वर। तो देखिए शेखर जोशी और कमलेश्वर दोनों का 1932 ईस्वी में है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि शेखर जोशी पहले आएंगे कि कमलेश्वर। मेरे हिसाब से शेखर जोशी पहले आएंगे, फिर कमलेश्वर आएंगे। फिर है ज्ञान रंजन 1936 ईस्वी। तो अब हम जान लेते हैं कि इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके इस यूनिट से 6 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आपकी टोटल 21 कहानियाँ हैं। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि 21 कहानी में से कई बार तो ज़्यादा क्वेश्चन ही बन जाते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन ही बन गए। तो इसमें पात्र, भूमिका, विषय वस्तु, वही प्रमुख पंक्तियाँ और प्रकाशन वर्ष, जन्म वर्ष और सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक की। तो इसमें आपके टोटल 13 नाटक हैं, जिसमें सबसे पहला नाटक है आपका 1876 भारत दुर्दशा,
और सबसे पहले जो नाटककार हैं वे हैं भारतेंदु 1850। जबकि अगर मैं अंतिम की बात करूं तो उसमें आपका आएगा महाभोज 1982 ईस्वी और शंकर शेष जो है 1933 ईस्वी। तो इस तरह से भारतेंदु ने लिखी है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद, इनकी स्कंदगुप्त पहले है, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी, फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली। मोहन राकेश, इन्होंने आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे 2 नाटक लिखे हैं। फिर धर्मवीर भारती अंधा युग, उपेंद्र नाथ अश्क अंजो दीदी, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, मन्नू भंडारी महाभोज, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य। तो इसके अनुक्रम जो है कुछ इस तरह से हैं, आगरा बाजार, फिर अंधा युग, फिर अंजो दीदी। तो देखिए अंधा युग और अंजो दीदी दोनों का प्रकाशन वर्ष सेम है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, बकरी, फिर एक और द्रोणाचार्य, फिर महाभोज अंतिम। तो इस तरह से आपके इस पाठ्यक्रम में टोटल 14 नाटक हैं और जिसमें से 6 से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो उपन्यास और कहानी में बनते हैं। इसको आप या तो ऑनलाइन रीड कर सकते हैं या PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर है आपका यूनिट 9 हिंदी निबंध। इसमें भारतेंदु ने लिखा है दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और फिर है प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति और बालमुकुंद गुप्त 1865 में शिव शंभू के चिट्ठे। ये वाला जो है आपके सिलेबस में बालकृष्ण भट्ट दिया गया है जो कि गलत है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं अपने सिलेबस में। फिर रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है कविता क्या है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। देखिए शुक्ल जी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको 1884 याद रखिए। कविता क्या है का 1909 ईस्वी याद रखिए। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 अगस्त 1907। और नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951 में प्रकाशित हुआ था। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। कुबेरनाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। देखिए नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य लिखी है और दिनकर ने लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय। तो 2 संस्कृति वाले टॉपिक हैं, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्रम रखे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में सहायक होंगे, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहला आएगा बालकृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर बालमुकुंद गुप्त, फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, फिर रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह रामचंद्र शुक्ल से सीनियर हैं, मतलब कौन कौन लोग रामचंद्र शुक्ल से सीनियर हैं तो आप देख सकते हैं। फिर अगर रचनाओं की बात करें तो उसमें जो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास 1947 में लिखी गई है। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, फिर संस्कृति और सौंदर्य, फिर लास्ट में उठ जाग मुसाफिर जो कि 2012 में प्रकाशित हुई है। तो देखिए ये सबसे अंतिम रचना है। तो इस तरह से आपके यूनिट में कुल 11 निबंध हैं जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बाकी गद्य खंड से पूछे जाते हैं। फिर आपकी अंतिम यूनिट है इकाई 10 आत्मकथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं। ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कि विधाएं पूछी जाती है और अनुक्रम पूछा जाता है, पात्र पूछे जाते हैं, पंक्तियाँ पूछी जाती है, कथन, भूमिका, आलोचना, सारी चीज़ें लगभग पूछी जाती हैं। तो शिवरानी देवी इन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में। इस बार तो डायरेक्ट पूछ ही लिया गया था प्रेमचंद घर में का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एकदम से याद करके रख लीजिए। यूनिट 6 से लेकर के 10 तक के सारे प्रकाशन वर्ष और जन्म वर्ष मैंने वैसे इसमें लगा दिए हैं। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, और जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो जो इम्पोर्टेंट आपकी रचनाएं हैं वो आप ज़्यादा याद रखिए। जैसे कि प्रेमचंद घर में इम्पॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं इम्पॉर्टेंट है, आवारा मिसिया इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले जो हाईलाइटेड जो टॉपिक हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इस आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें, ये जो है रेखा चित्र हैं।
महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, ये शरत चंद्र जी की जीवनी है। फिर है मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, जो कि 2007 में प्रकाशित हुई थी। फिर है दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, अज्ञेय अरे यायावर रहेगा याद, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, रमणिका गुप्ता, आप खुदरी, और तुलसीराम, मुर्दहिया। तो देखिए मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुई है, तो ये हो गई। और आप खुदरी 2015 में प्रकाशित हुई है, तो 2015 में हुई है, तो इसलिए ये आपकी सबसे लास्ट होगी। और इसके जस्ट पहले हुई है मुर्दहिया 2010 में, और उसके पहले हुई है एक कहानी यह भी 2007 में, है ना। तो इस तरह से आपकी ठकुरी बाबा, फिर माटी की मूर्तें, फिर अरे यायावर रहेगा याद, संस्कृति के 4 अध्याय, मुर्दहिया, फिर आप खुदरी। इसमें देखिए 1907 में 3 लोग हैं, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो अगर ये तीनों एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं तो महादेवी जी सीनियर हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर हरिवंश राय बच्चन हैं। इस यूनिट से भी आपके वही सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बाकी गद्य खंड से बनते हैं। इसमें से लगभग 7 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है तो सबसे पहले कहानी, नाटक और अन्य गद्य विधाएं पढ़ के एकदम पूरा समाप्त कर लीजिए, और इसके बाद आप बाकी के यूनिट्स आराम से करते रहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल स्ट्रैटेजी की, जो आपके आने वाले 2 महीने में इस एग्ज़ाम के लिए होने वाली है। तो देखिए आपको पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बीच बीच में पढ़ते रहना है और PYQs भी सॉल्व करते रहना है। इसके लिए आप जो है KVS मदान की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूथ पब्लिकेशन की बुक जिसके PYQs वाली बुक आती है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर 2 की, यानी हिंदी साहित्य की। इसमें आपको 2 भागों में इसे डिवाइड करना है, यूनिट 1 टू यूनिट 4 और यूनिट 5 टू 10। तो 1 टू 4 में आप ये सारे बुक फॉलो कर सकते हैं। ये जो है इस बार के टॉपर के द्वारा रिकमेंड किए गए बुक हैं। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आदिकाल की बुक, और प्रतियोगिता साहित्य की एक बुक आती है, फिर दृष्टि नेट JRF वाली बुक, और भाषा विज्ञान हरदेव बाहरी की बुक। तो ये जो है आप यूनिट 1 टू 4 के लिए ले सकते हैं। और जबकि यूनिट 5 और 10 ये उन्होंने अपने यूट्यूब ऑनलाइन फ्री क्लासेस से की थी, जिस उनको काफ़ी बेनिफिट मिला था। इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट से भी रीडिंग की थी। अब हम देख लेते हैं कि आप जो है PYQs या मॉक टेस्ट जो है कैसे करने वाले हैं। तो आप यूनिट वाइज PYQs पहले सॉल्व कर लीजिए, आपको दृष्टि की बुक में मिल जाएंगी। फिर आप ईयर वाइज जो है PYQ सॉल्व कर लीजिए, वो जो है आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपके 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर साल PYQ से 15 से 20% क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। तो 20% क्वेश्चन आप यहाँ से रख लीजिए, और बाकी का जो 10% क्वेश्चन है, 10 से 20%, वो जो है आपके डायरेक्ट सिलेबस से उठ कर के आ जाता है। तो इस तरह आपके 30 से 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा बस और मेहनत करना है, यानी कि आपको लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो 50 तक रीच कर जाएंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपको JRF क्लियर करना है तो थोड़ा और मेहनत करिए, 60% तक ले आइए। तो 60 से 70% अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के, तो आपका JRF क्लियर हो जाएगा। आप पेपर 1 जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते, और पेपर 1 के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो यदि आप पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और पेपर 2 में 60 से 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपका JRF जो है आराम से हो जाएगा।
तो इस तरह से आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना कर के चलिए कि मुझे पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं और पेपर 2 में जो है 60 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इस तरह आप जो है JRF के नज़दीक रहेंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि कैसी लगी आपको आज की यह स्ट्रैटेजी और सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास, और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने का। और अगर मुझे इस वाले सेक्शन में रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम जो है बाद में अपने वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ देर के लिए मैं पॉज कर दूँगी। बेसिकली यह डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर कि मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू करूँगी या नहीं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे क्लासेस मिलती रहें तो आप जो है अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और कमेंट द्वारा मुझे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।